हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल मैजेस्टी, फील द ग्लोरी ऑफ लॉ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एफआईआर से रिलेटेड है और एफआईआर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं या जितने भी प्रोविजंस हो सकते हैं हम आज के इस वीडियो में सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एफआईआर जो होती है वो हमेशा कॉग्निजेबल मैटर में होती है। एफआईआर कभी भी नॉन कॉग्निजेबल मैटर में नहीं होती है। सेक्शन 154 की हेडिंग भी यही कहती है, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो ये वर्ड है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है सीआरपीसी में, बट हम इसकी अगर डेफिनेशन को कंसिडर करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी हो सकती है कि एफआईआर जो है ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस when they receive information about the commission of a cognizable offense। मतलब कभी भी अगर कोई cognizable offense की उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस ऑफिसर को, तो वो पुलिस ऑफिसर जो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उस डॉक्यूमेंट को हम एफआईआर कहते हैं। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है, ये एफआईआर को डालने का ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये कहा गया था हबीबगंज स्टेट ऑफ बिहार के मामले में कि क्रिमिनल लॉ को मोशन में डालना एफआईआर का ऑब्जेक्ट है। आप देखेंगे कि जब भी कोई ऑफेंस होता है तो सबसे पहली बार जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है वो एफआईआर ही होता है। एफआईआर के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं होता जो सबसे पहली बार क्रिएट होता है। और जैसे ही एफआईआर होती है वैसे ही सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है, चाहे वो अरेस्ट हो, चाहे वो ट्रायल हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, सब कुछ एफआईआर के बाद स्टार्ट होता है एक्सेप्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। तो क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए ही एफआईआर को डाला गया था। अब इसके एसेंशियल्स क्या क्या है? एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 154 कुछ इस तरह है कि सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। सेकेंडली, जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेंट किसको देता है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, उसे ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब हो सकता है वो ओरली दे इन्फॉर्मेशन, हो सकता है वो रिटर्न में दे, दोनों तरह से दे सकता है। ओरली एज इन, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ा लिखा हो, तो वो चाहे तो ओरली भी दे सकता है इन्फॉर्मेशन, राइट। हो सकता है वो ओरली दे या हो सकता है रिटर्न में दे। अब अगर वो ओरली देता है तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो उसको रिटर्न में लिखे, और जिस पढ़कर सुनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर वो रिटर्न में दी गई है, पहले इंफॉर्मेशन वो पर्सन लिख कर लेके आया था, तो वो पर्सन जो लिख कर लाया है वो पर्सन ने साइन करना बहुत जरूरी है। तो भी इंफॉर्मेशन आई है, ये इंफॉर्मेशन की जो सब्सटेंस है, जो उसका सार है, वो सार पुलिस ऑफिसर अपनी जनरल डायरी में जरूर लिखेगा। डेली की डायरी होती है, वो डेली की डायरी में लिखना मैंडेटरी है पुलिस ऑफिसर के लिए। ये सेक्शन 44 पुलिस एक्ट बताता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कॉपी। जो एफआईआर हुई है वो एफआईआर की कॉपी ये पुलिस ऑफिसर जो इन्फॉर्मेंट है इसे देगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस। ये चीज लिखी गई है सेक्शन 154 में, विदाउट एनी चार्जेस ये चीज पुलिस ऑफिसर को फ्री में देनी पड़ेगी इन्फॉर्मेंट को, राइट। अच्छा, हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेंट है वो इन्फॉर्मेंट ने सिर्फ सुना है कि हाँ कोई ऑफेंस हुआ है, तब भी क्या वो करवा सकता है एफआईआर? बिल्कुल। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आई विटनेस नहीं है, जिसने सिर्फ सुना है कहीं पर कि कोई ऑफेंस हुआ है, कोई मर्डर हुआ है, तब भी वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवा सकता है। ये चीजें बात की बात है कि ऐसा ऑफेंस हुआ भी था या नहीं, राइट। जरूरी नहीं है कि वो पर्सन ने आई विटनेस होना चाहिए और उसे सब पता ही होना चाहिए, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, रैंडम पर्सन भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए प्रोविजो ऑफ सेक्शन 154। अब सेक्शन 154 का एक प्रोविजो है और ये प्रोविजो आया था 2013 और 2018 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के बाद। क्या कहता है प्रोविजो? तो देखो, ये प्रोविजन जो है, ये प्रोविजन जनरली रिलेटेड है एसिड अटैक, रेप, ऐसे केसेस से। क्योंकि ऐसे जो केसेस होते हैं वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, लड़की के लिए काफी सेंसिटिव मैटर है ये। रेप हो गया, एसिड अटैक हो गया, 509 वाले केसेस हो गए, तो ये सेंसिटिव है और इन्हें एक मेल पुलिस ऑफिसर को लड़की बताने में थोड़ा सा घबरा जाएगी या फिर झिझकेगी। इसके लिए ही ये प्रोविजन डाला गया था कि जब भी ऐसे कोई मैटर होते हैं तो वो कोई भी वुमेन पुलिस ऑफिसर ने ही रिकॉर्ड करना है।
या फिर कोई और वुमेन ऑफिसर। देखो कितना स्पेसिफिक है ये, या तो कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर, पर हो सकता है कि कोई पुलिस थाने में वुमेन पुलिस ऑफिसर उपलब्ध नहीं है, तो फिर कोई भी वुमेन ऑफिसर ने ये चीज को रिकॉर्ड करना है। अब एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजो है, वो ये कि जब भी जो ऑफेंसेस है वो 354 से रिलेटेड है, 354 ए से 354 बी, 354 सी, 354 डी, 376, 376 ए बी, बी सी डी, डी ए, डी बी या ई, या फिर 509। ध्यान रखना सेकेंड वाला जो प्रोविजो है इसमें एसिड अटैक नहीं है। तो ये वाले जो मैटर्स है, इसमें जो पर्सन है, जो लड़की है, वो अगर मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है, चाहे वो टेम्पररी हो चाहे वो परमानेंट हो, तो अगर वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो जो पुलिस ऑफिसर है वो उस पर्सन के जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ध्यान रखें यहाँ पर वर्ड हुआ है पर्सन, ना कि गर्ल या फिर विमेन। जो भी पर्सन है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके रेसिडेंस पर होना चाहिए रिकॉर्ड, या फिर वो पर्सन कोई भी एक कन्वीनियंट प्लेस बता दे, चाहे वो गार्डन हो चाहे वो कोई और जगह पे भी हो सकता है, वो पर्सन की चॉइस पर डिपेंड करता है। ये पहली चीज हो गई। सेकेंड चीज इसमें कहती है कि जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरप्रेटर या फिर स्पेशल एजुकेटर वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पर वर्ड हुआ है शेल। शेल वर्ड का बहुत ही अलग मीनिंग है, और शेल वर्ड कभी भी डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं आता। शेल वर्ड हमेशा मैंडेटरीली बताता है कोई भी चीज को। अगर आप मे शेल पर वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि मे और शेल में क्या अंतर है, आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और टॉपिक पर जो भी वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर की। ये शेल प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसी रिकॉर्डिंग की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। ये वीडियोग्राफी का ऑब्जेक्ट होता है कि जब भी बाद में ट्रायल होती है तो फिर वहां पर बार बार लड़की को परेशान ना किया जाए और बार बार एक ही चीज को ना पूछा जाए, तो ये वीडियोग्राफी बाद में काम आती है। अब हम बात करते हैं रिफ्यूजल टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन इन सेक्शन 154(1). अगर कोई ऑफिसर इंचार्ज है वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि नहीं मैं इस इन्फॉर्मेशन को नोट नहीं करूंगा एज एन एफआईआर, उस केस में अग्रीव्ड पर्सन क्या कर सकता है? उस केस में अग्रीव्ड पर्सन सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को राइटिंग में एक लेटर दे सकता है। सारी जो भी उसके पास में इंफॉर्मेशन है, जो भी सब्सटेंस है, वो लिखकर उस लेटर में सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पहुंचा सकता है। अब सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस में लगता है कि हाँ थोड़ा सा तो कुछ हुआ है ऑफेंस, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस तो हुआ है। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उस केस में सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस दो चीजें करवा सकते हैं। पहला, या तो जो केस है उसको इन्वेस्टिगेट करवा दे, या फिर पुलिस ऑफिसर को बोले कि आप इन्वेस्टिगेट करो। या तो खुद कर सकते हैं या फिर कोई सबऑर्डिनेट को बोल दे कि हाँ ठीक है छोटा सा मैटर है, कोई और पुलिस ऑफिसर भी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, तो फिर वो कोई और पुलिस ऑफिसर को भी बोल सकते हैं। ये दोनों पावर उनके पास में अवेलेबल रहती है। इसके अलावा जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहेगा, अब अगर वो खुद सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो, या फिर कोई और सबऑर्डिनेट है वो, उसके पास में 154(3) की सारी पावर रहेगी जैसे नॉर्मली रहती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आता है हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के बाद में। वो केस का नाम है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, राइट। ये जो है ये ललिता कुमारी के केस के बाद में आता है। ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी पुलिस ऑफिसर है जिसके पास में भी इंफॉर्मेशन आ रही है कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, वो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, ही इज बाउंड टू राइट द एफआईआर। कोर्ट ने इसी मामले में ये भी कहा था कि एफआईआर और अरेस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं, और एफआईआर का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, बट इमीडिएटली अरेस्ट करना मैंडेटरी नहीं है, राइट। अरेस्ट करने से एक पर्सन की लिबर्टी चली जाती है। कोर्ट हैज हाउएवर रिजर्व्ड फ्यू कैटेगरी ऑफ केसेस फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि क्या एफआईआर रजिस्टर करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी है? तो हाँ, कुछ केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी है। तो हाँ, कोर्ट ने कहा है कि कुछ ऐसी कैटेगरी है जिनमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें पुलिस के पास में लिबर्टी है कि वो एफआईआर रजिस्टर करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करे। जैसे कि जनरली जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं उनमें हो जाता है ऐसा कि स्टार्टिंग में झूठा केस लगा देते हैं, तो ये पुलिस कर सकती है ऐसे केसेस में।
अपार्ट फ्रॉम दिस जो मेडिकल नेग्लिजेंस वाले केसेस होते हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट वाले, करप्शन वाले, या फिर अगर जहाँ पे एफआईआर लॉन्च होने में कुछ एबनॉर्मल डिले दिख रहा है कि हाँ ऑफेंस हुआ था 2 मंथ पहले, अब क्यों आ रहा है आप, अब ये एक एबनॉर्मल डिले है, राइट। चोरी का मैटर था और चोरी के मैटर में 2 मंथ के बाद में आप एफआईआर लिखवाने आ रहे हैं, तो इस केस में ऐसे जो एबनॉर्मल डिले वाले केसेस होते हैं, इस केस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर कंडक्ट कर सकता है। डिले इन लॉजिंग एफआईआर, तो देखो एफआईआर जो है, एफआईआर आपको जितनी जल्दी हो सकते हैं उतनी जल्दी लिखवानी चाहिए, राइट। पर अगर कहीं ना कहीं डिले हुआ है, अब डिले भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल डिले और एक होता है एबनॉर्मल डिले। नॉर्मल डिले एज इन रेप का मैटर था, अब रेप के मैटर में लड़की और माँ अकेले हैं और उनके घर में कोई भी पुरुष नहीं है या फिर उन लड़की के पिताजी नहीं है, तो उस केस में लड़की की माताजी इतनी हिम्मत नहीं करती कि वो जाकर एफआईआर कर दे। उसके पिताजी महीने भर बाद आए और महीने भर बाद में वो जाके एफआईआर कर रहे, तो ये एक नॉर्मल सर्कमस्टांस है कि हाँ हो सकता है माताजी और बच्ची में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एफआईआर करवा दे, राइट। बट एबनॉर्मल सिनेरियो वो है कि पता चल रहा है चोरी 6 मंथ पहले हुई है और आप आज आकर एफआईआर लिखवा रहे, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं दिखता है। ऐसे केसेस में जो डिले वाले केसेस होते हैं, इन केसेस में एफआईआर को क्वेश करना एक सोल्यूशन नहीं है। एफआईआर को डायरेक्ट आप क्वेश नहीं कर सकते हो, बट ये कोर्ट की ड्यूटी है, अब ये जज साहब की ड्यूटी है कि जब भी वो इस ऐसे केसेस की ट्रायल करे, वो कॉशियस रहे, वो सारे पॉसिबल एस्पेक्ट्स को देखकर चले। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है एविडेंशियरी वैल्यू। तो देखो एफआईआर जो है ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जो भी क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, जो भी ऑफेंस हुआ है, उसका सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट बनता है वो है एफआईआर, और एफआईआर की मदद से ही क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है। जो भी प्रोसेस है वो एफआईआर के बाद स्टार्ट होती है। दामोदर प्रसाद, चंद्रिका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में एक आ गया था कि जो एफआईआर है ये कोई सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस तो नहीं है कि इसके बेसिस पर सोनली आप किसी पर्सन को कन्विक्ट कर दो, ये सब्सटेंसिव पीस नहीं है, बट ये कोरोबोरेटिव है। कोरोबोरेटिव का मतलब होता है कि हाँ एफआईआर कोई हुई है और एफआईआर से रिलेटेड आपको आसपास सर्कमस्टेंसेस मिल रहे हैं। एफआईआर हुई है कि कोई स्क्वायर है, वहां पर कुछ लोगों ने आकर किसी एक पर्सन का मर्डर कर दिया। अब ये सिर्फ एफआईआर हुई है, ये कोई सब्सटेंटिव पीस नहीं है, बट वहां पे जो कैमरे लगे हैं वहां पे दिख रहा है कि हाँ 4 लोग एक आदमी को मार रहे हैं। फिर वो 4 लोग कौन हैं पता चला, वहां पर कोई गाड़ी पार्क हुई थी, वो गाड़ी पे से नंबर लिया गया। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी कोरोबोरेटिव है, ये सारा कोरोबोरेशन हो रहा है एफआईआर का कि हाँ एफआईआर एक सब्सटेंटिव बात करता है और उसके पीछे कोरोबोरेशन हो रहा है। तो जो कोरोबोरेशन होता है एफआईआर का वो होता है सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, और कॉन्ट्राडिक्शन जो होता है वो होता है सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके अलावा जो भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है वो सेक्शन 145 के अंदर होता है। कैसे होता है? क्रॉस एग्जामिन में होता है। जैसे कि कोई विटनेस ने अगर कोई बात कही है एफआईआर के कोरोबोरेशन में, तो जो चीफ एग्जामिनेशन ऑफिसर है, जो चीफ एग्जामिनेशन कर रहा है, वो उस पर्सन से कोरोबोरेशन करवाएगा, बट जो क्रॉस एग्जामिन कर रहा है वो कॉन्ट्राडिक्शन करवाएगा। अब एफआईआर बाय अक्यूज्ड खुद अगर एफआईआर कर रहा है, सुनने में थोड़ा सा अजीब है, बट हाँ कुछ केसेस में एफआईआर जो है वो अक्यूज्ड भी करता है। 2 तरह की एफआईआर हो सकती है, कन्फेशनल हो सकती है, एक नॉन कन्फेशनल हो सकती है। इसके अलावा एफआईआर कभी कभी सेक्शन 32(1) इंडियन एविडेंस एक्ट में भी होती है, और उसे हम कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन, जो कोई पर्सन अपने मरने के पहले कह के जाता है एफआईआर के अंदर। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप में सारे वीडियोस को भेजकर सेव कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।